Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर कल के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके, फिर हम आज शुरू करते हैं अपना. जापान्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी. हम देख रहे थे कि जापान का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उस समय में, किस तरीके से वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे थे और बाकी सारी चीज़ें अपना रहे थे, टेक्नोलॉजी जो है अपना रहे थे, और अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भी भेज रहे थे, यूएसए वगैरह यूरोपियन कंट्रीज में अब्रॉड भेज रहे थे पढ़ने के लिए. और वहाँ पे क्योंकि पहले आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन और वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी, तो धीरे धीरे बाकी लोग जो है वो भी कोशिश कर रहे थे उसी तरीके से. अब इनके डेली लाइफ में क्या चेंजेस आए थे वो देखेंगे हम. Japan's transformation into a modern society can be seen also in the changes in everyday life. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बदलाव आए थे इनकी चीज़ में. The patriarchal household system compromised many generations living together under the control of the head of the house. But as more people became affluent, new ideas of family spread. अब जो पुराना तौर तरीका चला आ रहा था घर को चलाने के सिस्टम का, जिसके अंदर कई सारी जनरेशन्स को एक हेड के कंट्रोल में रहना पड़ता था, ठीक है. तो जब ये लोग अमीर होने लगे, धीरे धीरे एफ्लुएंट होने लगे, तो कई सारे तरीके से फैमिली आइडियाज़ भी फैलने लगे. The new home, homo as a Japanese say, using the English word, was that of the nuclear family, where husband and wife lived as breadwinner and homemaker. इस चीज़ को याद रखेंगे और इस टर्म को याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से. एक नई टर्म यूज़ होने लगी थी वहाँ पे, होम, जिसको जापानीज़ में बोला जाता है होमो. ये लोग अब इस्तेमाल कर रहे थे इस शब्द को, होम को, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड तो क्या ब्रेड विनर यानी पैसा कमाने वाला होता था रोटी कपड़े के लिए, और वाइफ जो है वो क्या होती थी, गृहिणी होती थी, होम मेकर. वो लोग रहने लगे थे एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह पे, ना कि कई सारी जनरेशन्स के साथ में जॉइंट फैमिली में ना रह करके एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह. दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी इन टर्न generated demands for new types of domestic goods, new types of family entertainments and new forms of housing. अब ये नया कॉन्सेप्ट जो आया था फैमिलीज़ को रहने का, इनके साथ में क्या हो रहा था, इनकी डिमांड नई तरह की चीज़ों के लिए बढ़ रही थी. नई तरीके के घर में यूज़ होने वाले सामान, नई तरीके की एंटरटेनमेंट के लिए सामान और नई तरह के घर. In the 1920s, construction companies made cheap housing available for a down payment of 200 yen and a monthly installment of 12 yen for 10 years. अब क्या हुआ था, एक अलग तरह के 1920s के दौरान में कंपनीज ने चीप यानी सस्ते घर बनाना शुरू करा, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 200 येन थी. यानी आपको कोई भी सामान जैसे अपन खरीदते हैं उससे पहले हमें एक डाउन पेमेंट देनी होती है. अगर हम उसका प्रॉपर पूरा पे नहीं कर रहे हैं, जो शुरुआती फिर ईएमआई बनती है वो अलग होती है, ठीक है. तो यहाँ पे डाउन पेमेंट क्या थी, 200 येन. येन क्या है, वहाँ की करेंसी है. और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी जाती थी, 12 येन की, आने वाले 10 सालों के लिए. दिस, तनीषा, if you want to say something, then you can use your audio. If not, then please mute yourself. अब क्या था, दिस एट अ टाइम व्हेन द सैलरी ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय, अ पर्सन विद हायर एजुकेशन, वाज 40 येन पर मंथ. उस समय क्या था, एक सैलरी जो थी बैंक में काम करने वाले व्यक्ति की, जिसने हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रखी थी ना, ठीक है, उसकी मंथली पेमेंट 40 येन थी. अब यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें भी दी गई हैं फोटोज़ के अंदर. यहाँ पे जो थोड़े प्रोफिशेंट, और प्रोफिशेंट तो नहीं, एक एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करने वाले व्यक्ति जो हैं वो क्या सामान खरीदते थे घर का. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चीज़ों में दिया गया है राइस कुकर, क्योंकि यहाँ के लोग चावल बहुत खाते थे. एक अमेरिकन ग्रिल,
ठीक है, क्योंकि आपके मतलब बारबेक्यू, अगर आपने ये वर्ड सुना हो, ये बहुत कॉमन है अमेरिकन कल्चर के अंदर, तो ये लोग ग्रिल का यूज़ करते थे। और एक टोस्टर जिसमें ब्रेड टोस्ट की जाती है या कोई भी सामान जो है वो टोस्ट किया जा सकता है। ये उस ज़माने के फेमस चीज़ें, और ये एक नॉवेल्टी थी, यानी कि इसको अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो माना जाता था, रिच सॉर्ट ऑफ। इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई भी मैम प्रॉब्लम, यस। मैम ये जो येन है ना मैम, जैसे अपने यहाँ तो रुपीज होते हैं और डॉलर्स वगैरह भी होते हैं, तो मैम येन में क्या कितना क्या होता है? वाओ, दैट्स वेरी रिलेटिव क्वेश्चन। यहाँ पे उस समय क्या भाव चल रहा था येन का, वो आपको गूगल करके देखना पड़ेगा। ये बस अभी येन के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये वहाँ की करेंसी थी। अब जैसे हर रोज़ हमारे यहाँ पर $1 की कीमत जो है वो चेंज होती है, वैसे ही येन जो है उसकी कीमत भी चेंज होती है। ठीक है। ओके अब मैम। उस जमाने में क्या चल रही थी, उसके लिए आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब ये है कार क्लब, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोगा एन एब्रीविएशन फॉर मॉडर्न गर्ल। मोगा एक एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है मॉडर्न गर्ल के लिए, ठीक है। It represented the coming together in the 20th century of ideas of gender equality, a cosmopolitan culture and a developed economy. ये क्या दिखा रहा था, ये 20th century के अंदर जो जेंडर इक्वालिटी चल रही थी, पहले तो लेडीज़ की इज्जत नहीं करी जाती थी, वेमेन को प्रॉपर स्टैंड नहीं मिलता था, लेकिन इस 20th सेंचुरी के अंदर आते आते जेंडर इक्वालिटी शुरू हो गई थी, और जो कल्चर वहाँ पे चल रहा था वो भी डिफरेंट था। एक डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो शुरू हो गई थी। द न्यू मिडिल क्लास फैमिलीज enjoyed न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। और जो नई मिडिल क्लास फैमिलीज बनी थी वो अलग अलग चीज़ों को इंजॉय कर रही थी, जिसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट। Transport in cities improved with electric trams, public parks were opened from 1878 and department stores began to be built. अब शहर के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपके इलेक्ट्रिक ट्राम्स शुरू हो गए थे, पब्लिक पार्क्स खोल दिए गए थे 1878 से, ठीक है। और कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं वो भी बनने शुरू हो गए थे। In Tokyo, the Ginza became a fashionable area for Jinbura, a word combining Ginza and Berbera, walking aimlessly. यहाँ पर टोक्यो के अंदर जिंजा जो है एक फैशनेबल एरिया बन गया था, जो क्या था बेसिकली, कॉम्बिनेशन था जिंजा और बुरबुरा का, ठीक है। जिसका मतलब था बिना किसी चीज़ के लिए चलना, एमलेसली चलना, बिना किसी एम के चलना। द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ओपन इन 1925। और पहले रेडियो स्टेशन कब खुले थे यहाँ पे, 1925 में। मत्सुई सुमाको, एन एक्ट्रेस, became a national star with her portrayal of Nora in Norwegian राइटर्स इब्सन्स ए डॉल्स हाउस। यहाँ पर एक एक्ट्रेस का नाम दिया गया है मत्सुई सुमाकू, जो बहुत ही फेमस हुई थी, नेशनल स्टार बन गई थी, जिन्होंने रोल प्ले किया था नोरा का, नॉर्वेगन राइटर के इब्सन, एक राइटर थे नॉर्वेगन, इब्सन्स अ डॉल्स हाउस, उसके अंदर। मूवीज बिगेन टू बी मेड इन 1899। मूवीज बनना शुरू हुई थी 1899 के अंदर। Soon there were a dozen companies making hundreds of films। और बहुत ही जल्दी वहाँ पे एक दर्जनों कंपनीज खुल गई थी जो कई सौ पिक्चरें बनाने लगी थी। The period was one of great vitality and the questioning of traditional norms of social and political behavior। ये पीरियड जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था उस समय में, और ये कई क्वेश्चंस भी उठा रहा था जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स चले आ रहे थे पहले से, ठीक है, समाज को लेकर या राजनीतिक बिहेवियर को लेकर के, उस पर भी ये क्वेश्चन उठा रहा था। हेयर इट इज गिवन अ पिक्चर ऑफ गर्ल्स गैंग, आई सॉर्ट ऑफ कार क्लब, ठीक है, जहाँ पे वुमेन्स कार पूल चल रहा है। यानी कि वुमेन कार पूलिंग का मतलब होता है, अगर एक व्यक्ति कार लेकर के निकला है तो वो अपने साथ साथ 3-4 लोगों को और आप उसके साथ में बैठ के जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर ओन व्हीकल। इसे कार पूलिंग कहते हैं, और यहाँ पर उन्हीं की एक पिक्चर दी गई है। इसके अंदर कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, ओवरकमिंग मॉडर्निटी।
अब इस मॉडर्निटी से ऊपर उठना. State-centered nationalism found full expression in the 1930s and 1940s as Japan launched wars to extend its empire in China and other parts of Asia, a war that merged into the Second World War after Japan attacked the USA at Pearl Harbor. अब क्या हुआ था, स्टेट यहाँ पे नेशनैलिटी भी चल रही थी. ठीक है, नेशनैलिटी को भी लेकर के चल ही रहे थे ये लोग, कि चाह रहे थे कि प्रॉपर देशभक्ति जो है वो भी जागे लोगों के अंदर. और वो कब फॉर्म में आई थी, 1930 से 1940 के बीच में जापान ने लॉन्च कर दिया था, वॉर घोषित कर दिया था अपनी एरियाज को फैलाने के लिए चाइना के खिलाफ, और दूसरे हिस्से जो थे एशिया के उनमें भी. एक वॉर जो है, ये वॉर जो है आगे जाके किस में मर्ज हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जहाँ पे जापान ने अटैक किया था यूएसए के पर्ल हार्बर को. ठीक है, दिस पीरियड सॉ ग्रेटर कंट्रोल्स ऑन सोसाइटी, द रिप्रेशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिसेंडेंट्स, as well as the formation of patriotic societies, many of them women's organization टू सपोर्ट द वॉर. अब ये पीरियड जो था ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल देख पा रहा था समाज के ऊपर. यहाँ पर रिप्रेशन यानी कि एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, और जो लोग थे उनको प्रिजन में रखा जा रहा था. इसके साथ साथ कई देशभक्ति वाले समाज जो है वो भी मतलब बनाए जा रहे थे, और जिनमें से ज़्यादातर जो थी वो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी औरतों के द्वारा चलाए जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी जो सपोर्ट करती थी वॉर को. An influential symposium on overcoming modernity in 1943 debated the dilemma facing Japan of how to combat the West while being modern. A musician, Saburo, posed the question of how to rescue music from the art of sensory stimulation and restore it to an art of the spirit. अब यहाँ पे क्या चल रहा था, उस समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, एज इन ये अपने कल्चर को लेकर के हमेशा से ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं सजग रहते हैं. ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा था कि ये जो मॉडर्निटी इन लोगों ने मॉडर्न कल्चर अपना लिया था, इससे ऊपर कब उठेंगे, उसके लिए कई सारे डिबेट चल रहे थे. ठीक है, एक मीटिंग चलाई जाती थी पर्टिकुलर इस चीज़ को लेकर के, जहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो था, डिलेमा जो था, वो देख रहा था, जापान फेस कर रहा था कि कैसे हम वेस्ट से लड़ें जबकि हम खुद जो हैं मॉडर्न हैं. ठीक है, हम जब खुद ही मॉडर्न कल्चर यानी कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं तो हम वेस्ट से लड़ें कैसे. एक म्यूजिशियन रहे हैं मोरोई सबूरा, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि हम हमारी म्यूजिक को कैसे बचा पाए, ये जो धीरे 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 हमारा जो आर्ट कहीं धूमिल होता जा रहा है उसको रीस्टोर कैसे करें. He was not rejecting Western music, but trying to find a way that went beyond merely rewriting or playing Japanese music on Western instrument. ये बोल नहीं रहे थे कि वेस्टर्न म्यूजिक को सुनना बंद कर दो, रिजेक्ट कर रहे थे पूरी तरह से, नहीं. ये सिर्फ सिंपली एक तरीका ढूंढना चाह रहे थे कि जो ये जापानीज म्यूजिक को दोबारा लिख करके वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ में मिलाया जा रहा है, इसको से आगे कैसे बढ़ा जाए, एक तरीका जो है वो ढूंढना चाह रहे थे. द फिलोसोफर निश्तानी किएजी defined modern as the unity of three streams of Western thought: the Renaissance, the Protestant Reformation, and the rise of natural science. अब ये रहे हैं एक फिलोसोफर रहे हैं निशितानी केजी. इन्होंने मॉडर्न को किस तरीके से डिफाइन किया है कि ये तीन अलग अलग स्ट्रीम्स का मिला जुला रूप है, वेस्टर्न थॉट का मिला जुला रूप है. पहला है रेनेसा यानी कि रीबर्थ, फिर है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी प्रोटेस्ट जो रिफॉर्म कर रहे थे यानी कि प्रोटेस्ट उठ रहे थे उस समय में वो, और द राइज ऑफ नेचुरल साइंसेस. अब क्या हुआ था, जैसे हमने आप आगे भी पढ़ेंगे, बड़ी 12th में जब आप आ जाएंगे तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में भी आएगी. रेनेसा पीरियड के अंदर क्या चल रहा था, उस समय बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ रहा था लिटरेचर को लेकर के. कई सारे राइटर्स जो हैं वो उस समय में एक तरीके से डिस्कवर किए जा रहे थे, कई सारी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हो रही थी लिटरेचर को लेकर, सोसाइटल प्रेशर को लेकर के. ठीक है, प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी उनके खिलाफ में. और क्या हो रहा था, नेचुरल साइंस यानी कि साइंस को लेकर के भी काफ़ी सारे इन्वेंशंस और डेवलपमेंट किए जा रहे थे. तो इन्होंने जो ये फिलोसोफर रहे, इन्होंने इस मॉडर्न पीरियड को इस तरीके से डिफाइन किया कि ये तीनों चीज़ों का मिला जुला रूप है. ठीक है, he argued that Japan's moral energy, a term taken from German philosopher Ranke,
had helped it to escape colonization, and it was its duty to establish a new world order, a greater East Asia. इन्होंने आर्ग्यू किया है कि मॉरल एनर्जी जो रही है जापान की, ठीक है, जो एक जर्मन टर्म ली है इन्होंने, जर्मन फिलोसोफर रहे हैं रंग के, उन्होंने उनसे ये टर्म ली है मॉरल एनर्जी। इन्होंने बोला कि इससे बचने का, इससे कोलोनाइजेशन से बचने का, क्योंकि उस समय में वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो पूरी तरीके से क्या कर रही थी, एक मॉडर्नाइजेशन लेके चल रही थी ना, एक अपनी कॉलोनीज जो है वो स्टैब्लिश कर रही थी, किसी भी एरिया में जाकर के अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश करने लग जाती थी और फिर धीरे धीरे सब टेक ओवर करके वहाँ पर रूल करने लग जाती थी। तो जापान की मॉरल एनर्जी कैसे बची थी, इस चीज़ से बची थी कि इन्होंने एक नया वर्ल्ड अपने लिए स्टैब्लिश किया था, ठीक है, ये इनकी ड्यूटी थी कि अपने लिए एक वर्ल्ड स्टैब्लिश कर पाए जिससे ये कोलोनाइजेशन से बच पाए। अ ग्रेटर ईस्ट एशिया नाम दिया गया उसको। For this, a new vision that would integrate science and religion was necessary. इस चीज़ के लिए, इस नई उम्मीद के लिए क्या ज़रूरी था, साइंस और रिलीजन को साथ साथ लेकर के आना ज़रूरी था। इस टॉपिक के अंदर, ओवरकमिंग मॉडर्निटी के अंदर, आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। No, ma'am, no problem. ओके। आफ्टर डिफीट री इमर्जिंग इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। हारने के बाद में एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना, ठीक है। जापान्स अटेम्प्ट टू कार्व आउट अ कॉलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय द एलीड फोर्सेस। जापान का जो अटेम्प्ट था कि वो कॉलोनियल एम्पायर से बच पाए, उससे क्या हुआ, उसके कारण उसको हारना पड़ा। It has been argued that nuclear bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki to shorten the war. अब ये आपने सुना होगा, आपको इस चीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे, एटम न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए गए थे, और किसके द्वारा गिराए गए थे, यूएसए के द्वारा गिराए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और बहुत गंदी बीमारियां जो हैं वो भी फैली थी। बट अदर्स थिंक द इमेंस, अच्छा ये क्यों किए गए थे इन्होंने, ये इन्होंने वॉर को घटाने के लिए, यानी कम लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए एक तरीके से, इसलिए किए थे। But others think the immense destruction and suffering it caused were unnecessary. लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि इस चीज़ से जो डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी हुई थी और जो दिक्कतें आई थी वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थी, अननेसेसरी थी वो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे क्या हुआ था, इससे ये कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो इस चीज़ के बाद में ही ज़्यादा फैलने लगी थी। उससे पहले इतनी ज़्यादा गंदी बीमारियां नहीं होती थी। Under the US-led occupation, Japan was demilitarized and a new constitution introduced. अब यूएसए ने ये किया था तो जापान जो है क्या हो गया था, डीमिलिटराइज हो गया था, यानी कि मिलिट्री नहीं थी उनके पास में, और उनके लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया गया था। दिस हैड आर्टिकल 9, द सो कॉल्ड नो वॉर क्लॉज दैट रीअनाउंसेस द यूज ऑफ वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 9 के अंदर बोला गया था, नो वॉर क्लॉज ऐड किया गया था, यानी कि अब कोई वॉर नहीं होगा और वॉर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं देखा जाएगा, मतलब वॉर जो है उसको एक चीज़ की तरह देखा जाएगा स्टेट पॉलिसी के अंदर। Agrarian reforms, the re-establishment of trade unions, and an attempt to dismantle the zaibatsu or large monopoly houses that dominated the Japanese economy were also carried out. अब एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें जिनमें इन्होंने बदलाव लाए, रिफॉर्म्स यानी बदलाव लेकर के आए, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, री इस्टेब्लिश करे वापस से ट्रेड यूनियंस, यानी व्यापार के रास्ते जो तरीके से जो चीज़ें थी वो री इस्टेब्लिश करी। और ये इनका क्या था, एक अटेम्प्ट था जिसमें ये हटा पाए जाए बत्सू को, और जो बहुत बड़ी मोनोपोली चल रही थी जहाँ पे जापानीज लोग जो है वो डोमिनेट करते थे चीज़ों को, वो हटा पाए, ये इसीलिए किया गया था। Political parties were revived in the first post-war elections held in 1946 where women voted for the first time. Political parties दोबारा से उठने लगी थी और
फर्स्ट पोस्ट वॉर इलेक्शन, यानी कि वॉर के बाद में जो पहले इलेक्शंस हुए थे 1946 के अंदर, वहां पर पहली बार विमेन को भी वोट करने का हक मिला था. The rapid rebuilding of the Japanese economy after its shattering defeat was called a post-war miracle. अब जो दोबारा से रिबिल्ड हो रही थी जापानीज इकोनॉमी, ठीक है, और वो भी तब जब ये लोग हार चुके थे बहुत बुरी तरीके से, वो क्या माना गया, एक अपने आप में मिरेकल यानी चमत्कार के तौर पे माना गया कि जापान ने इतनी खतरनाक वाली हार देखने के बावजूद और ये हिरोशिमा नागासाकी जैसा डिस्ट्रक्शन देखने के बाद भी बहुत जल्दी रिकवर किया है सारी चीज़ों से, और ये अपने आप में बहुत ही चमत्कारी तरीके से है. बट इट वॉज मोर देन दैट, बट वो इस चीज़ से और ऊपर थी. इट वॉज फर्मली रूटेड इन इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, और ये बहुत समय पहले से ही इनकी हिस्ट्री में उसकी जड़ें थी. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज democratized only now, but the Japanese had a historic tradition of popular struggles and intellectual engagement with how to broaden political participation. कॉन्स्टिट्यूशन को भले ही इन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर ले आए हो ये लोग, लेकिन इनकी जो जापानीज लोग हैं इनकी हिस्टोरिक ट्रेडिशन के अंदर पहले से ये काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल कर चुके थे, और इनका इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट भी रहा है कि कैसे इन्होंने इंटेलिजेंटली इंगेज किया है अपने आप को, कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर उस चीज़ को फैला सकते हैं. यानी कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली इतना है कि एक लीगल तरीके से इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी अभी आई है, लेकिन यहाँ के लोगों की हिस्ट्री रही है कि उनको अच्छे से मालूम है कि उनको संघर्ष कैसे करना है, ठीक है, और इंटेलिजेंटली कैसे अपनी चीज़ों को आगे मूव करना है, ठीक है, भले ही वो राजनीति में ही क्यों ना हो. The social cohesion of the pre-war years was strengthened, allowing for a close working of the government, bureaucracy and industry. अब सामाजिक कोहेजन जो हुआ था उसमें पहले के सालों में इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया था, ठीक है, और साथ साथ काम किया गवर्नमेंट के, ब्यूरोक्रेसी के और इंडस्ट्री के. यूएस सपोर्ट as well as the demand created by the Korean and the Vietnamese wars also helped the Japanese economy. इसके साथ साथ यूएस ने भी इनको सपोर्ट किया है. अब इन्होंने भले ही वॉर कम करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसके बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ था और सब लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था, और उसके साथ में ये अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए यूएस ने इसको सपोर्ट भी किया है, और साथ साथ कोरियन और वियतनामी वॉर्स जो हुए हैं उन्होंने भी इनको मदद करी है, किसको, जापानीज इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में. समझ में आया? स्टूडेंट्स अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो बताएं. सो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मंडे को डिस्कस करेंगे मुझसे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे मुझे, और इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन. कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे कि एक बच्चे ने क्वेश्चन उठाया था येन का, तो सिंपली आप उसको गूगल करेंगे कि क्या करेंसी का वो समय रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल है उस समय का आपके सामने ग्राफ आना, क्योंकि बहुत पहले की बात है और इंडिया जो है वो खुद ही एक तरीके से सरवाइव कर रहा था, तो इतना कंपैरिजन मुश्किल होगा मिलना. इसके अलावा वीकेंड है, enjoy your weekend, have a great weekend ahead, stay safe, stay healthy, and we'll meet on Monday. Okay, God bless you all.